हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का रुद्रा क्लासेस में। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेक्चर है नेशनल मूवमेंट का 1905 से 1918 तक का। तो ज़्यादा दोस्तों अब बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सारा। 1905 से 18 तक है, फिर अगला मेरा आएगा 18 से। मैं कोशिश करूँगा कि 30 तक खींच लूँ और फिर 30 से स्टार्ट करके 47 तक ले जाऊँ। बाद में फिर मैं एक वीडियो कंप्लीट वीडियो 1-1.5 घंटे का वीडियो होगा, उसमें कंप्लीट होगा पोस्ट इंडिपेंडेंस का होगा। उसके बाद आपका मॉडर्न हिस्ट्री विथ पोस्ट इंडिपेंडेंस लेकर ख़त्म हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सिर्फ ख़त्म ही नहीं करना, अच्छे से पॉइंट वाइज समझना है। देखिए दोस्तों, अभी तो मैं आपको थ्योरेटिकल वे में, कॉन्सेप्चुअल वे में पूरा 1947 तक प्लस इंडिपेंडेंस तक हर चीज़ कॉन्सेप्चुअल वे में पढ़ाऊँगा। आप देख रहे होंगे कि फैक्ट तो मैं बताता हूँ साथ में, लेकिन फैक्ट पर भी उतना फोकस नहीं कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आप एक बार फैक्ट समझ जाएँ। तो उसके बाद फिर मैं एक दो सेशन में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें 100 से लेके 47 तक जितनी फैक्ट की चीज़ें, इंपॉर्टेंट फैक्ट की चीज़ें जो एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर में मॉडर्न हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हैं वो सारों को इंक्लूड करके 2-3 लेक्चर्स में एक वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपका मॉडर्न हिस्ट्री एकदम कम्प्लीटली फिनिश्ड हो जाएगा, अच्छे वे में हो जाएगा। और तो अभी उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, चीज़ों को क्या समझते, क्योंकि अभी सिर्फ फैक्ट्स अगर हम याद करना स्टार्ट करें तो फैक्ट्स याद तो कर लेंगे लेकिन उसको जल्दी भूल भी जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, अपना क्लासेस स्टार्ट करते हैं। नेशनल मूवमेंट 1905 to 1918। द यंगर एलिमेंट्स within the Congress were dissatisfied with the achievement of the moderate during first 15 to 20 years. देखिए, they were strongly critical of the method of peaceful and constitutional agitation, popularly known as 3Ps. 3Ps क्या थे उनके? प्रेयर, पेटिशन एंड प्रोटेस्ट। डिस्क्राइब दिस मेथड एज पॉलिटिकल मेंडिकेसी। देखिए, स्टार्टिंग में 1885 में कांग्रेस बनी। 1885 से कांग्रेस 1900 to 1905 तक जिसका मॉडरेट फेज था वो डोमिनेट था। मॉडरेट फेज और एक्सट्रीमिस्ट फेज क्या था? 2 फेज थे कांग्रेस में, एक मॉडरेट थे, एक एक्सट्रीमिस्ट थे। मॉडरेट क्या करते थे? ये कॉन्स्टिट्यूशन, एक संवैधानिक दायरे के अंदर में रहते हुए गवर्नमेंट का विरोध तो नहीं करते थे। देखिए, स्टार्टिंग के 15 to 20 साल विरोध तो नहीं करते थे, डिमांड करते थे कि हमें ये सब चीज़ों की आवश्यकता है, आप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के द्वारा इन सब चीज़ों को हमें प्रोवाइड करिए। लेकिन एक्सट्रीमिटीज फेज था, वो क्या कहता था कि आप मांगिए नहीं, डिमांड नहीं करिए, हमारा अधिकार है, हम इसे छीन के लेंगे, हम पॉलिटिकल एगिटेशन करेंगे। तो 2 फेज थे, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिटीज। स्टार्टिंग के 15 से 20 साल मॉडरेट्स डोमिनेटिंग रहे और इसके आगे भी डोमिनेटिंग रहे हैं। कुछ टाइम बाद फिर धीरे धीरे चीज़ें चेंज होती चली गई हैं। तो आइए इसको समझते। तो फिर उन्होंने क्या कहा कि वो जो है मॉडरेट्स जो थे उनसे जो एक्सट्रीमिटीज़ थे कम्प्लीटली डिससेटिस्फाइड थे उनके पीसफुल तरीक़ों से, कि जिस तरीके से गवर्नमेंट से डिमांड कर रहा है। कैसे डिमांड करते थे? प्रेयर करते थे, प्रार्थना करते थे, पेटिशन करते थे, एक वाइट पेपर पर लिख कर देते थे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करा दीजिए, और प्रोटेस्ट करते थे। ठीक है, ये 3Ps कहा गया है। और इसको और एक्सट्रीमिटीज़ इसको क्या कहते थे? पॉलिटिकल मेंडिकेंसी, मतलब कि राजनीतिक भिक्षा वृद्धि भी कहा जाता था। तो यही देखा गया कि स्टार्टिंग की 15 से 20 साल जो एक्सट्रीमिटीज़ थे वो कम्प्लीटली डिससेटिस्फाइड थे मॉडरेट से। फिर भी उनका विरोध क्यों नहीं कर पाते थे? कि वो डोमिनेटिंग थे कांग्रेस में स्टार्टिंग के कुछ फेजेस तक। अगला पॉइंट क्या? कि रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ कर्जन। 90s के टाइम पे लॉर्ड कर्जन हमारे गवर्नर जनरल था। कर्जन 7-year रूल इन इंडिया विच वॉज फुल ऑफ मिशन, commission and omission. He refused to recognize India as a nation and insulted Indian nationalists and the intelligence by describing their activity as letting off of gas. तो देखो कर्जन था, उसकी जो पॉलिसीज़ तो काफ़ी डोमिनेटिंग पॉलिसीज़ थी। वो इंडियन को जो नेशनलिस्ट हैं उनको डिसरिस्पेक्ट करता था। और आपको ये भी पता होगा कि ये इसके टाइम पे सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई थी कि बंगाल, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था वो भी कर्जन के टाइम पे कर्जन ने ही कराई थी। और ये इंडियन नेशनलिस्ट को कैसे बेइज्जत करता था, क्या कहता था? इंडियन नेशनलिस्ट जो एक्टिविस्ट थे, जो एक्टिविटी करते थे, उनको कहता था लेटिंग ऑफ गैस, मतलब कि एक गैस की तरह, ये जिस तरह गैस का छकछकाना, गैस का निकलना, तो गैस से जो निकल रही है, इस तरह कह के उनको इंसल्ट करता था। तो उसकी जो पॉलिसीज़ थी उससे भी लोग काफ़ी नाराज़ थे। द स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। स्वदेशी मूवमेंट had its genesis in the anti-partition movement which was started to oppose the British decision to partition Bengal.
ब्रिटिश ने जब डिसीजन लिया बंगाल के पार्टीशंस के लिए, उसके विरोध में स्वदेशी मूवमेंट बंगाल में स्टार्ट हो गया था। द गवर्नमेंट डिसीजन टू पार्टीशन बंगाल हैड बीन मेड पब्लिक इन दिसंबर 1903। तो 1903 में इसको पब्लिकली ये बताया गया कि बंगाल का पार्टीशन किया जाएगा। देखिए पब्लिकली बताया कब गया था, 1903 में, दिसंबर 1903 में। द ऑफिशियल रीजन गिवन फॉर द डिसीजन वाज द बंगाल विद अ पॉपुलेशन ऑफ 78 मिलियन हैड बिकेम द टू बिग टू बी एडमिनिस्टर। मतलब कि बंगाल में 78 मिलियन की आबादी है, इस वजह से उसको एडमिनिस्टर करने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। ये दिक्कत बताई गई थी बंगाल को पार्टीशन करने के लिए। दिस वॉज ट्रू टू सम एक्सटेंट, बट द रियल मोटिव बिहाइंड द पार्टीशन प्लान वॉज द ब्रिटिश डिजायर टू वीकेंड बंगाल, द नर्व सेंटर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। देखिए इसको क्या कुछ एक्सटेंट तक तो सही था, लेकिन कम्प्लीटली सही इसलिए नहीं था। उस टाइम पे पॉलिटिकल एगिटेशन सबसे ज़्यादा बंगाल से आ रहे थे। बंगाल में हिंदू मुस्लिम दोनों रहते थे और दोनों यूनाइट होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ते थे। तो उनको विभाजित करने, उनको बांटने के लिए, उनके पावर को तोड़ने के लिए उन्होंने क्या किया कि बंगाल का डिवीज़न कर दिया। कहा तो 78, इन्होंने रीज़न ये दिया कि 78 मिलियन पॉपुलेशन है, इस वजह से एडमिनिस्टर करने में दिक्कत हो रही है, जिसके वजह से हम इसका पार्टीशन करें। लेकिन रीज़न क्या था कि जो उन्होंने क्या किया कि हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करने के लिए ये पार्टीशन ऑफ बंगाल किया। जहाँ पे ईस्ट बांग्लादेश में जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी थी उसको अलग कर दिया, और वेस्टर्न साइड्स में जहाँ हिंदू मेजॉरिटी थी उसको अलग कर दिया। देखिए अलग तो किया हिंदू मुस्लिम के बेसिस पे, लेकिन हमें क्या कहा कि 78 मिलियन पॉपुलेशन की वजह से इसको डिवीज़न करना पड़ रहा है। तो जो नर्व सेंटर्स था उस समय इंडियन नेशनलिज्म का बंगाल था, उसको ब्रेक करने के लिए ये उनका स्टेप था। कर्जत द वायसराय एट दैट टाइम आर्ग्यूड दैट ढाका कुड बिकम द कैपिटल ऑफ न्यू मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस। तो जिन्हें मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस बंगाल, वेस्ट बंगाल बना था, उसको ईस्ट बंगाल जो बना था, जो बाद में आगे चल के पोस्ट इंडिपेंडेंस में ईस्ट पाकिस्तान के उसी नाम से जाने लगा। बाद में इंडिया ने इसको लिबरेट 1971 बात करा के इसको बांग्लादेश जाना जाता है। तो देखिए उन्होंने क्या किया, उसको कर्जन ने उसकी कैपिटल क्या बनाई थी, ढाका को कैपिटल बनाया गया था। देखिए 1903 में जब ये बंगाल को विभाजित करने की पब्लिकली करेगी, तो इसको विरोध करने के लिए स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। देखिए स्वदेशी मूवमेंट में क्या था, वो सारी चीज़ें भी हम आगे पढ़ेंगे। एंटी पार्टीशन कैंपेन अंडर मॉडरेट्स, द लीडरशिप, किस किस के लीडरशिप में एंटी पार्टीशन की लड़ाई लड़ी गई थी। तो कुछ फेमस थे, जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, के मित्र थे, पृथ्वी चंद्र रे थे। मेथड एडॉप्टेड वेयर पेटिशन टू द गवर्नमेंट। देखिए ये भी कौन सा मेथड एडॉप्ट किए थे, पेटिशन, मतलब कि वाइट पेपर पे लिख के पेटिशन गवर्नमेंट को डालेंगे कि ये चीज़ों को वापस ले लिया जाए टू द गवर्नमेंट। पब्लिक मीटिंग करें, मेमोरेंडम एंड प्रोपोगेंडा चलाया गया। प्रोपोगेंडा किसके थ्रू चलाया उन्होंने, प्रोपोगेंडा उन्होंने पैम्पलेट स्टार्ट किए, न्यूज़पेपर स्टार्ट किए, वीकली मैगजीन से सारी चीज़ें स्टार्ट करा गया, और लोगों तक गवर्नमेंट की जो मंशा थी इसके पीछे पार्टीशन को करने की, वो बताने के लिए सारी चीज़ों का सहारा लिया गया। तो पैम्पलेट न्यूज़पेपर, जैसे देखिए हितवादी चलाया गया, संजीवानी चलाया गया, बंगाली चलाया गया। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्या कि पूछता है हर स्टेट पीसीएस में, जो यूपी पीसीएस का पेपर होने वाला है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। बाकी यूपीएससी का तो अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन कुछ भी पूछ सकता है। हितवादी जो वीकली वो न्यूज़पेपर था वो कौन चलाया, द्विजेंद्रनाथ। देखिए इसको मगअप कर लीजिए सारी चीज़ें। हितवादी किसने चलाया था, द्विजेंद्रनाथ। संजीवानी कृष्ण कुमार मित्र, संजीवानी कृष्ण कुमार मित्र, ये जर्नल था। संजीवानी एक जर्नल था, जर्नल जो निकाला जाता है वो कृष्ण कुमार मित्र ने लिखता वो निकालते थे। बंगाली कौन, गिरीश चंद्र घोष। देखिए फिर से देख लीजिए, हितवादी द्विजेंद्रनाथ, संजीवानी कृष्ण कुमार मित्र, बंगाली गिरीश चंद्र घोष। स्टेट पीसीएस के एग्जाम में अक्सर ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। अनाउंसमेंट क्या था कि द गवर्नमेंट अनाउंस्ड पार्टीशन ऑफ बंगाल इन जुलाई 95। देखिए दिसंबर 1903 में बोला गया कि डिवाइड करा जाएगा। अनाउंस कर दिया गया कि इसको डिवाइड कर दिया गया है जुलाई 1905 में। प्रोटेस्ट मीटिंग वेयर हेल्ड इन स्मॉल टाउन ऑल ओवर बंगाल। इट वॉज इन दीज मीटिंग्स दैट द प्लेज ऑफ बाइकॉट फॉरेन गुड was first taken on August 1905. The passage of boycott resolution in a massive meeting held in Calcutta Town Hall. The formal proclamation of स्वदेशी movement was made. देखिए स्वदेशी मूवमेंट क्या था ये समझते हैं कि जब दिसंबर 1903 में उन्होंने कहा कि हम बंगाल को पार्टीशन करेंगे, तो बहुत सारे विरोध हुए प्रोपोगेंडा और न्यूज़पेपर जर्नल के तहत। लेकिन जब जुलाई 1905 में इसको गवर्नमेंट ने इसको अनाउंस कर दिया उसके पार्टीशन को, तो स्वदेशी मूवमेंट चला गया। स्वदेशी मूवमेंट में क्या था
कि एक मैसिव मीटिंग कलकत्ता के टाउन हॉल में हेल्ड की गई थी और उस मीटिंग में क्या डिसाइड किया गया कि जो भी फॉरेन से बनकर जो भी फॉरेन प्रोडक्ट्स है, फॉरेन के गुड्स है जो इंग्लैंड से बनकर आ रहे हैं, हम उसका सबका बाइकआउट करेंगे और हम उसका यूज़ नहीं करेंगे। तो इससे इसका रीज़न क्या था कि हम उनके बाइकआउट, उनके प्रोडक्ट्स को, उनके गुड्स को यूज़ नहीं करेंगे तो फाइनेंशियली वो काफ़ी वीक हो जाएंगे, जिसके वजह से वो ज़्यादा देर तक इंडिया में सस्टेन नहीं कर पाएंगे और उनका इंडिया छोड़ना पड़ जाएगा। दूसरी चीज़, अगर इंडिया वो नहीं भी छोड़ते हैं तो वो इतना वीक हो जाएंगे कि हमारी बात को मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया बंगाल के पार्टीशन के लिए, ठीक है। बाइकआउट ऑफ, देखिए क्या क्या चीज़ें बाइकआउट करने की सोची गई थी। बाइकआउट ऑफ मैनचेस्टर क्लॉथ, मैनचेस्टर जो रॉ मटेरियल हमारे यहाँ से ले जाते थे वहाँ मैनचेस्टर से कपड़ा लाकर हमें ही बेचते थे, तो मैनचेस्टर का क्लॉथ। लिवरपूल साल्ट, मतलब ये भी जो नमक था ये भी बाहर से आने लगा था इंग्लैंड से, तो इस चीज़ को भी लिवरपूल साल्ट, ये भी साल्ट देखिए हर घर में यूज़ होता है, ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, इस वजह से इसको भी चूज़ किया गया। मैनचेस्टर का क्लॉथ चूज, देखिए कपड़ा नेसेसरी में है और खाने में नेसेसरी का है नमक, तो ये दोनों चीज़ों को पहले चूज़ किया गया था, मैनचेस्टर का क्लॉथ और लिवरपूल साल्ट। अक्टूबर 16, 1905 द डे ऑफ मॉर्निंग थ्रू आउट इंटू फोर्स पीपुल फास्टेड बाथ एंड गंगा वॉक। देखिए क्या क्या एक्ट करते थे इसका विरोध करने के लिए। लोग जो है व्रत रहना स्टार्ट कर दिए, गंगा में नहाना स्टार्ट कर दिए, वॉक बेयर फूड इन पोजिशन ऑफ, पैदल चलते थे, मीलों पैदल चलते थे, शहर पैदल घूमते थे और क्या गाते थे, वंदे मातरम गाते थे, विच ऑलमोस्ट स्पॉन्टेनियस बिकेम द थीम सॉन्ग ऑफ द मूवमेंट। तो एक अचानक से वो क्या हुआ, एक ये जो से वंदे मातरम था उस मूवमेंट का थीम सॉन्ग भी बन गया। पीपुल टाइड राखीज, एक दूसरे के कलाई पे राखी बांध कर दिखाते थे कि देखिए हम, हमारे अंदर भाईचारा है, आपके पार्टीशन करने से हम अलग नहीं होंगे। ऑन ईच अदर हैंड एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी। देखिए, ऑफ द टू हाफ्स ऑफ बंगाल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस एड्रेस्ड ए ह्यूज गैदरिंग लार्जेस्ट स्टिल अंडर द नेशनलिस्ट बैनर। तो अभी तक का सबसे बड़ी गैदरिंग ये जो एक नेशनलिस्ट बैनर के नीचे हुई थी, तो ये किसने कराया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इसको एड्रेस किया था। क्यों एड्रेस किया था, इस चीज़ को भी आगे समझेंगे। अब देखिए कांग्रेस पे इसका क्या पोजीशन था, कांग्रेस का क्या इस पे स्टैंड था, उसको भी समझना जरूरी है। कांग्रेस पोजीशन, द इंडियन नेशनल कांग्रेस मीटिंग इन 1905 अंडर द प्रेसिडेंट्स ऑफ गोखले। 1905 में एक कांग्रेस की मीटिंग होती है। देखिए ये मीटिंग हुई थी आपकी बनारस में और उसके प्रेसिडेंट कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि 1905 में, इस फैक्ट है इसको रट, 1905 में बनारस में कांग्रेस का सेशन हुआ था और इसको लीड कौन किया था, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछता है आपको यहाँ भी बता देता हूँ कि हु प्रेसाइडेड द कांग्रेस सेशन इन 1905 एट बनारस। ठीक है, या तो इस तरीके से पूछेगा 1905 कांग्रेस सेशन विच वॉज हेल्ड इन बनारस विच वॉज प्रेसाइडेड बाई, तो किसने प्रेसाइड किया था, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, आगे देखते हैं अब उसने क्यों प्रेसाइड, उसमें क्या क्या बातें रखी गई। कंडेम द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ कर्जन। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल को जिसको कंडेम करा जाएगा और रिएक्शनरी पॉलिसी, जो कर्जन की रिएक्शनरी पॉलिसी उसको भी कंडेम किया जाएगा। सपोर्ट द एंटी पार्टीशन एंड स्वदेशी मूवमेंट ऑफ बंगाल। तो एंटी पार्टीशन और स्वदेशी मूवमेंट जो चल रहा है बंगाल में उसको सपोर्ट करना। द रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट लेड बाय तिलक, लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एंड अरविंदो घोष। देखिए कौन कौन थे, तिलक, लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एंड अरविंदो घोष वांटेड द मूवमेंट टू बी टेकन आउटसाइड बंगाल। ये लोग तिलक, लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष ये लोग क्या चाहते थे कि जो मूवमेंट चल रहा है बंगाल वो काफ़ी सक्सेस हो रहा था, बाकी बंगाल के मास में जा रहा था, तो ये लोग चाहते थे कि इसको बंगाल से भी बाहर लेके जाए, अदर प्रोविंसेस में लेके जाए और इसका दायरा और बढ़ाया जाए। द मूवमेंट बी टेकन आउटसाइड बंगाल टू अदर पार्ट ऑफ द कंट्री एंड गो बियॉन्ड अ बाइकआउट फॉरेन गुड टू बिकम अ फुल फ्लेज पॉलिटिकल मास। इसको फुल फ्लेज पॉलिटिकल मास स्ट्रगल बनाया जाए और बाइकआउट के साथ साथ ये जो फॉरेन स्वदेशी मूवमेंट के साथ साथ और सारी चीज़ें चलाई जाएँ जो एक फुल फ्लेज पॉलिटिकल मास स्ट्रगल हो विद द गोल ऑफ अटेनिंग स्वराज। और एक गोल रखा जाए, गोल क्या रखा जाए, स्वराज। बट द मॉडरेट डोमिनेटिंग द कांग्रेस एट दैट टाइम वर नॉट विल टू गो थ्रू। देखिए अरविंदो घोष, तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, फिर इसको समझते हैं। ये क्या चाहते थे कि जो स्वदेशी मूवमेंट जो चल रहा है बंगाल बहुत सक्सेस है, बंगाल के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो चाहते थे इसको मास, अब इसको पूरा बंगाल के बाहर भी अदर प्रोविंसेस में लेके जाया जाए और स्वदेशी मूवमेंट का दायरा और बढ़ाया जाए और एक गोल रखा जाए, स्वराज का गोल रखा जाएगा। स्वराज का मतलब देखिए यहाँ पे क्या था उस टाइम पे, स्वराज का मतलब फुल इंडिपेंडेंस नहीं था। स्वराज का मतलब था कि
सेल्फ रूल, सेल्फ गवर्नमेंट रूल। जैसे कि ब्रिटिश की और कॉलोनियाँ थी, कनाडा वगैरह जो कॉलोनियाँ थी, तो वहाँ पे ब्रिटिश का अधिक, वो ब्रिटिश ने उसको एक्वायर तो करके रखा था, लेकिन वहाँ पे सेल्फ गवर्नमेंट थी। मतलब कि हम आपके ही अंडर रह के अपने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को अपने तरीके से रूल करेंगे, लेकिन आपके ही अंडर रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी थी। तो कांग्रेस सेशन हेल्डेड। फिर कांग्रेस का सेशन होता है 1906 में। प्रेसिडेंट कौन होते? दादा भाई नौरोजी। इट वाज डिक्लेयर दैट द गोल ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वेयर सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज। देखिए 1905 में हो गया। 1905 में बनारस में हुआ, तो उसको किसने लीड किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 में हुआ था, ठीक है। और इसको किसने लीड किया था? दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने इसको लीड किया था। और इनका क्या देखिए, कांग्रेस सेशन 1906 में ये डिमांड लाई गई थी। कौन सी डिमांड लगाई थी? स्वराज की, सेल्फ गवर्नमेंट की। दादा भाई नौरोजी ने इसको प्रेसाइड किया था। आगे क्या है कि यूनाइटेड किंगडम और द कॉलोनीज, जैसे यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड किंगडम में और भी जो कॉलोनियाज़ हैं ब्रिटेन की, तो वो जो सेल्फ रूल के तहत जो चल रही हैं उस तरीके से चाहते थे कि अब इंडिया में भी हो। द मॉडरेट एक्सट्रीमिटी डिस्प्यूट ओवर द पीस ऑफ द मूवमेंट एंड टेक्निक ऑफ स्ट्रगल रीच्ड अ डेडलॉक एट द सूरत सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1907 वेयर द पार्टी स्प्लिट विथ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द स्वदेशी मूवमेंट। देखिए स्वदेशी मूवमेंट लोग जो डिमांड चल रहा था, कुछ लोग चाहते थे कि पैन इंडिया, कुछ लोग चाहते थे कि नहीं बंगाल में हो। तो उसको लेकर दो फेज था। जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिटीज का जो फेज था, उसके अंदर एक काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस पैदा हो गए लड़ाई के तरीक़ों में लेके, जिसके वजह से उसको सुलझाने के लिए 1907 में सूरत में एक सेशन होता है। तो सूरत सेशन में बातें बनती नहीं, इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती हैं कि सूरत एक्सप्लिट कांग्रेस का विभाजन के नाम से जाना जाता है। एक्सट्रीमिटीज़ के लीडर जो बाल गंगाधर तिलक थे, उनको ब्रिटिश पकड़ के बर्मा के मेंडले जेल में बंद कर देते हैं, जो कि 7 साल बाद इनको छोड़ा जाता है। तो सूरत एक्सप्लिट होता है, सूरत में सेशन होता है कांग्रेस का, जिसमें मॉडरेट और एक्सट्रीमिटीज़ में बंटवारा हो जाता है, ठीक है। अभी इसको भी अच्छे से समझेंगे कि कौन किसको किसने क्या लीड करा था। देखिए अब इसको अगला पॉइंट है कि द मूवमेंट अंडर रिवॉल्यूशनरी लीडरशिप। तो आफ्टर 1905 द एक्सट्रीमिटीज़ एक्वायर्ड अ डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ओवर द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। देयर वेर 3 रीजन फॉर दिस। देखिए 1905 जो स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, उसको एक्सट्रीमिटीज़ ने ज़्यादा अच्छे से एक्वायर कर पाया, क्योंकि एक्सट्रीमिटीज़ का जो तरीका था, इस तरीके से बॉयकॉट करना, एगिटेशन करना, लोगों को पसंद आया, लोगों को इफेक्ट दिखा कि हाँ इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट इफेक्ट पड़ रहा है, तो लोगों ने उसकी तरफ ज़्यादा झुकाव बढ़ा। इसलिए थोड़ा सा डोमिनेटिंग 1905 पे स्वदेशी मूवमेंट में एक्सट्रीमिटीज़ का रहा। 3 रीजन्स क्या थे इसके लिए कि द मॉडरेट लेड मूवमेंट हैड फेल्ड टू यील्ड, बंगाल्स हैड एम्बिटर्ड दैट नेशनलिस्ट। तो मॉडरेट बताया ना कि जैसे वो उनको नहीं पसंद आया, मॉडरेट्स का जो मूवमेंट जो लीड कर रहे थे, वो थोड़ा नेशनलिस्ट से थोड़ा सा डायमेंशन चेंज हो रहा था, क्योंकि इस तरीके से पार्टीशन ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ वो लोग करते थे, तो लोगों को लगता था कि भाई इनका जो नेशनलिस्ट की इनकी फीलिंग है काफ़ी अच्छी नहीं है। तो ये एक पर अगला पॉइंट था। अगला पॉइंट क्या है कि द डिविसिव टैक्टिक्स ऑफ द गवर्नमेंट हैड रिस्टोर्टेड टू सप्रेसिव मेजर्स विच इंक्लूड एट्रोसिटीज़ ऑन स्टूडेंट। गवर्नमेंट ने भी फिर इसको सप्रेस करने के लिए एट्रोसिटीज स्टार्ट कर दिया। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट किए थे, इस वजह से उन्होंने स्टूडेंट को भी नहीं छोड़ा। बैन ऑन पब्लिक सिंगिंग ऑफ वंदे मातरम। वंदे मातरम के पब्लिक सिंगिंग पे रोक लगा दी गई। रेस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। प्रोसिक्यूट किया गया लोगों को, लॉन्ग टर्म तक इम्प्रिजनमेंट किया गया। स्वदेशी वर्कर्स का अरेस्ट एंड डिपोर्टेशन ऑफ लीडर, बहुत सारे लीडर को अरेस्ट और डिपोर्ट कर दिया गया, जैसा कि सूरत एक्सप्लिट के बाद बाल गंगाधर तिलक को भी डिपोर्ट कर दिया गया था। एंड सप्रेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ द प्रेस। तो जो फ्रीडम ऑफ प्रेस था, जैसे कि आपको बताया था, आपने भी बताया था, अब जैसा आपको भी जस्ट बताया हूँ, हितवादी, संजीवानी इस तरह और बंगाली, इस तरीके से जो जनरल न्यूज़पेपर वीकलीज थे, जो जिससे लोगों तक ये बातें पहुंचाई जाती थी, लोगों को फैलाया जाता, अवेयर किया जाता था, उन सारी चीज़ों को बैन कर दिया। तो जो फ्रीडम था प्रेस का, कुछ भी छापने का, उसको बैन कर दिया गया। द एक्सट्रीमिटीज़ प्रोग्राम, एक्सट्रीमिटीज़ का क्या क्या प्रोग्राम था? दादा भाई नौरोजी डिक्लेरेशन एट द कलकत्ता सेशन 1906 दैट सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज वाज टू बी गोल ऑफ द कांग्रेस। कांग्रेस का बताया था आपको 1906 में जो दादा भाई नौरोजी ने जो सेशन लीड किया था, उसमें उन्होंने बताया था कि अब जो है कांग्रेस का क्या डिमांड होगा? सेल्फ गवर्नमेंट का। देखिए आपको सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब मैं बताया, स्वराज का मतलब बताया था। स्वराज मतलब पूर्ण आज़ादी नहीं थी। एक्सट्रीमिटीज़ गेव अ कॉल फॉर पैसिव रेजिस्टेंस in addition to Swadeshi and boycott, which would include a boycott of school and colleges, government titles etc. ठीक है, तो एक पैसिव रेजिस्टेंस होगा इसके खिलाफ, जैसे गुड्स का बाइकआउट किया जाएगा, स्वदेशी चीज़ें यूज की जाएंगी। और बाइकआउट में क्या क्या होगा? स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल भी बाइकआउट करना होगा, कॉलेज भी बाइकआउट करना होगा, जो गवर्नमेंट के द्वारा को टाइटल दिया गया वो भी सारी चीज़ें बाइकआउट करनी होंगी। तो अरबिंदो घोष पुट इट
मेक द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर प्रेजेंट कंडीशन इम्पॉसिबल बाई ऑर्गेनाइज रेफ्यूजल टू डू। तो अरबिंदो घोष ने क्या कहा, फिर से समझिए, मेक द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर प्रेजेंट कंडीशन इम्पॉसिबल बाय एन ऑर्गेनाइज रेफ्यूजल टू डू। तो जो प्रेजेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन में इसको इस कंडीशन में लाके छोड़ दीजिए कि इसको रन करना इम्पॉसिबल हो जाए। अगला पॉइंट क्या हमारा, रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट ट्राई टू ट्रांसफॉर्म द एंटी पार्टीशन एंड स्वदेशी मूवमेंट इनटू मास स्ट्रगल। देखिए मॉडरेट और एक्सट्रीमिटीज़ के बीच में एक ये जो थिंकिंग की एक बहुत बड़ी डिफरेंस थी, अभी आपको समझाते थे। मॉडरेट्स क्या सोचते थे कि कोई भी एगिटेशंस है या कोई भी रिवॉल्यूशन है, उसमें मास पार्टिसिपेशन अगर होता है तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं होगा, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। ये मास में बिलीव नहीं करते थे कि मास इस चीज़ ये एगिटेशन करके हमें कोई चीज़ दिला सकती है। लेकिन एक्सट्रीमिटीज़ क्या मानते थे कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए मास का इकट्ठा होना ज़रूरी है, मास तक चीज़ों का पहुंचना ज़रूरी है। एक्सट्रीमिटीज़ ये मानते थे कि कितनी भी बड़ी रूढ़वादी सत्ता हो, अगर उसको मास चाहे तो उखाड़ कर फेंक सकती है। लेकिन मॉडरेट ये सोचते थे कि मास ये चीज़ें उखाड़ कर फेंक नहीं सकती, मतलब। और सिंपली इसको ऐसे समझिए, मॉडरेट्स का मास पे बिलीव नहीं होता था, जबकि एक्सट्रीमिटीज़ मास पे बिलीव करते थे। इसलिए एक्सट्रीमिटीज़ बार बार चाहते थे कि स्वदेशी मूवमेंट, बाइकआउट मूवमेंट जो भी चल रहा है वो पैन इंडिया चले और पूरे मास, पूरे हुजूम को इसमें इकट्ठा करा जाए। देखिए, स्वदेशी मूवमेंट इनटू मास स्ट्रगल गिव द स्लोगन ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन रूल, पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ बर्थ ऑफ अ नेशन। ठीक है, डिक्लेयर्ड अरबिंदो ने क्या कहा था, पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ बर्थ ऑफ अ नेशन। तो ये जो राजनीतिक आज़ादी है वो देश के लिए जीवन दान होगी। ठीक है, extremities gave the idea of India's independence the central place in India's politics. The goal of independence was to be achieved through self sacrifice. तो ये एक्सट्रीमिटीज़ क्या कहते थे कि जो इंडिया का इंडिपेंडेंस है वो जो गोल हमारा इंडिपेंडेंस का वो सेल्फ सेक्रीफाइस से ही हमें मिलेगा। आगे देखते हैं कि बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स में क्या था, तो थोड़ा सा ब्लर हो गया है, प्लीज़ कोऑपरेटर्स। तो इसमें क्या है कि बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स में दिस इंक्लूड बाइकआउट एंड पब्लिक बर्निंग क्लोथ। जैसे क्या क्या बाइकआउट करते थे, बर्निंग जो पब्लिकली क्या कहते थे, जो फॉरेन से जो भी कपड़े आते थे उसको जला देते थे। फॉरेन्स बाहर से जो साल्ट है, साल्ट लिखा हुआ है, आता था, उसको भी बंद कर दिया गया। शुगर जो चीनी भी बंद कर दिया, चीनी भी यूज़ करना बंद कर दिया गया। रिफ्यूज़ल बाय प्रीस्ट टू रिचुअलाइज मैरिज इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ फॉरेन गुड। तो जो फॉरेन के गुड को जो यूज़ करते थे प्रिस्ट अपने रिचुअल्स में, तो उस चीज़ को भी बंद कर दिया गया। दिस फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट मेट विद अ ग्रेट सक्सेस विद पॉलिटिकल एंड पॉपुलर लेवल। तो इसको ये प्रैक्टिकल एंड पॉपुलर लेवल, तो ये जो चीज़ थी वो स्वदेशी मूवमेंट काफ़ी सफल हुई। कॉर्प्स ऑफ वॉलंटियर्स और समितिज़, वॉलंटियर्स और समितिज़ क्या क्या कि समितिज़ सच एज स्वदेशी। देखिए कौन सी समिति बनी, स्वदेश बांधव समिति बनी। ये किसने बना, अश्विनी कुमार दत्त ने। वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे फैक्ट्स जो है स्टेट बेसिस वगैरह में पूछे जाते हैं। स्वदेश किस पूछ देगा कि स्वदेश हु वाज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ स्वदेश बांधव समिति, तो अश्विनी कुमार दत्त हैं। इन बरिजल कॉन्फ्रेंस, एक बरिजल कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहाँ पे ये बना था, स्वदेश बांधव समिति अश्विनी कुमार दत्त ने बनाया था। इमर्ज्ड एज अ वेरी पॉपुलर एंड पावरफुल मेथड ऑफ मास मोबिलाइजेशन। तो मास को पॉलिटिकल एगिटेशंस में मोबिलाइज करने के लिए इसका एक अहम रोल था। तो द समिति जनरेटेड पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अमॉन्ग द मासेस थ्रू मैजिक लेक्चर, स्वदेशी सॉन्ग, सोशल वर्क ड्यूरिंग फेमाइन्स एंड एपिडेमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल ट्रेनिंग इन स्वदेशी। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन था ये क्या करते थे, ये मास में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बढ़ाते थे, जागरूकता बढ़ाते थे। कैसे कि लेक्चर दे के, गाना गा के, सोशल काम करके, उनको अच्छी चीज़ें मतलब देश के बारे में बता के, सारी चीज़ें करके उनको मोटिवेट करता था, पॉलिटिकली मोटिवेट किया जाता था। कहने का आगे क्या है हमारा कि देखते हैं एक्सट्रीमिटीज़ लीडर्स की जो आइडियोलॉजी थी, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। अरबिंदो घोष, तिलक, बीसी पाल, लाजपत राय। देखिए उस टाइम बहुत फेमस जोड़ी थी, लाल बाल पाल। लाल थे, तिलक थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक थे और बीसी पाल थे। ठीक है, तो फेमस जोड़ी कौन सी थी ये, लाल बाल और पाल, फेमस जोड़ी कही जाती थी ये एक्सट्रीमिटीज लीडर्स की।
आगे देखते हैं, हैड डिफरेंट परसेप्शंस ऑफ देयर गोल। फॉर तिलक स्वराज मीन सम सॉर्ट और सेल्फ गवर्नमेंट। देखिए तिलक का स्वराज का क्या मतलब था कि सॉर्ट और सेल्फ गवर्नमेंट का रूल जो है वो था स्वराज का मतलब। वाइल फॉर अरविंदो, अरविंदो के लिए इट मीन कंप्लीट इंडिपेंडेंस। देखिए अरविंदो घोष के लिए स्वराज का क्या मतलब था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन रूल। दे आर एम्फेसाइज ऑन मास पार्टिसिपेशन, और मास पार्टिसिपेशन के लिए एम्फेसाइज करते थे। बाल गंगाधर तिलक अपोजिशन टू द एज ऑफ कंसेंट। बाल गंगाधर तिलक ने और भी क्या काम किए, एज ऑफ कंसेंट जो है मैरिजेबल एज फॉर गर्ल फ्रॉम 10 ईयर्स टू 12 ईयर्स, ठीक है। बट सच रिफॉर्म मस्ट केम फ्रॉम पीपुल गवर्निंग देमसेल्फ। उन्होंने क्या कहा कि जो लड़कियों की शादी 10 साल की उम्र में होती है 12 साल की होनी चाहिए, लेकिन 12 साल ये कौन तय करेगा, जब इंडियंस जो अपने आप को खुद गवर्न करेंगे तब इस चीज़ को वो खुद ही तय करें इस चीज़ को। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स कोई नियम बना दे और इस चीज़ को नियम फॉलो करें, तो ये चीज़ ना हो। हिज ऑर्गेनाइजिंग ऑफ गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल एज नेशनल फेस्टिवल, ठीक है। गणपति जो और शिवाजी फेस्टिवल जो नेशनल फेस्टिवल हो गया। हिज सपोर्ट टू एंटी काउ किलिंग कैंपेन भी इन्होंने चलाया। एटसेट्रा पोर्ट्रेड हिम एज ए हिंदू नेशनलिस्ट। उनको ऐसा पोर्ट्रे किया गया कि वो हिंदू नेशनलिस्ट है। सिमिलरली बीसी पाल एंड अरविंदो घोष स्पीक ऑफ हिंदू नेशन एंड हिंदू इंटरेस्ट। देखिए एक चीज़ आपको और बताता हूँ कि जो ये लाल बाल पाल थे ये हिंदू नेशनलिज्म को क्यों पोर्ट्रेट किया गया, एंटी काउ किलिंग कैंपेन ये चलाते थे। स्वदेशी मूवमेंट में ये गंगा में नहाते थे, राखी बांधते थे, फास्ट रहते थे। ये सारी चीज़ें जो हिंदू रिलीजियस में किया जाता है वो सारी चीज़ें करते थे। लेकिन मुस्लिम्स में जो चीज़ें की जाती थी कोई भी चीज़ वो चीज़ें नहीं करते थे स्वदेशी मूवमेंट, हालांकि उनका इंटेंशन चाहे वो न रहा हो। इसलिए इनको हिंदू लीडर्स पोर्ट्रेट किया गया। इसी वजह से मुस्लिम में भी डिफरेंसेस पैदा होने लगे और मुस्लिम की अपनी अलग ऑर्गेनाइजेशन बन गई। मुस्लिम लीग 1906 में ये ढाका में बनी, ठीक है। तो इसलिए इनको हिंदू लीडर्स पोर्ट्रेट किया जाता था। देखिए आगे आती है सूरत एक्सप्लिट को डिटेल में समझते हैं, जिसको आपको भी ऊपर मैं ओवरव्यू दे चुका हूँ। द कांग्रेस स्प्लिट एट सूरत came in December 1905 around the time when revolutionary activists and gained momentum। देखिए थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ कि ये जो 1907 में जो सूरत में हुआ कांग्रेस का सेशन, स्वदेशी मूवमेंट पे जो आपको बताया था कि कुछ चाहते थे पैन इंडिया हो, कुछ चाहते थे वहीं रहे, तो जो डिफरेंसेस मॉडरेट एक्सट्रीमिटीज़ में जो पैदा हो गए थे, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए सूरत में सेशन होता है। ये जो गुजरात के सूरत में सेशन हो रहा था ये एक्चुअली होने वाला था पूना में, लेकिन पूना में क्यों नहीं हुआ, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे जो बहुत दिमाग वाले लीडर्स थे, वो मॉडरेट लीडर्स थे। वो जानते थे कि पूना जो है होम टाउन है किसका, बाल गंगाधर तिलक का, और जाहिर सी बात है बाल गंगाधर तिलक ही लीड करेंगे एक्सट्रीमिटीज लीडर को। तो बाल गंगाधर तिलक वहाँ के नेटिव्स भी हैं और उनकी इसलिए मास सपोर्टिंग उनके में ज़्यादा होगी, तो उनको वहाँ पे डोमिनेट करना ईजी नहीं होगा। इसलिए इन्होंने गोखले ने कहा कि ये जो सेशन होगा 1907 में ये सूरत में होगा, ठीक है, ये सूरत में लीड होगा। और बाद में और इस सेशन को लीड किसने किया था, रासबिहारी घोष ने किया था, आगे ये सब पढ़ेंगे। तो ये जो सूरत में हुआ ये पुणे में होने वाला था, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले की वजह से ये सूरत में हो गया था। आगे देखते हैं और कब हुआ था, दिसंबर 1907 में हुआ था। इन दिसंबर 1905 एट द बनारस सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसाइडेड ओवर बाय गोखले द मॉडरेट एक्सट्रीमिटीज डिफरेंसेस केम टू फोर्स। डिफरेंसेस कहाँ से पैदा हुई, 1905 में जो बनारस सेशन में हुआ था। The extremists wanted to extend the boycott and Swadeshi movement to regions outside Bengal within the boycott program and thus started a nationwide mass movement। ठीक है, ये सारी चीजें अभी हम इसको समझ के आ रहे हैं। आगे देखते हैं कि मॉडरेट वेयर नॉट इन फेवर ऑफ एक्सटेंडिंग द मूवमेंट बंगाल बियॉन्ड बंगाल एंड वेयर टोटली अपोज टू बाइकॉट ऑफ काउंसिल्स। तो ये जो बाइकॉट्स में था कि हम काउंसिल्स का भी काउंसिल में भी बाइकॉट करेंगे, हर जगह पे पूरे गवर्नमेंट चीज़ें इसको बाइकॉट कर देंगे। तो ये मॉडरेट्स कहते थे काउंसिल का बाइकॉट नहीं होना चाहिए और ये बंगाल के बियॉन्ड भी नहीं जाना चाहिए। इस पर जो डिफरेंसेस हुई थी एट द कैलकाटा सेशन ऑफ द कांग्रेस इन दिसंबर 1906 कैलकाटा में जो सेशन हुआ था, आपको बता चुका हूँ दोस्तों, किसने लीड किया था इसको लीड किया था दादा भाई नौरोजी ने। आपको क्यों सारी चीज़ें बताते जा रहा हूँ कि ऐसे सेशंस को कहाँ पे हुए और किसने लीड किया था, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। हेयर द एक्सट्रीमिटीज वांटेड आइदर तिलक और लाजपत राय एज द प्रेसिडेंट। एक्सट्रीमिटीज क्या चाहते थे, तिलक या लाजपत राय उनके प्रेसिडेंट बने। मॉडरेट क्या चाहते थे कि मॉडरेट प्रपोज द नेम ऑफ दादा भाई नौरोजी।
मॉडरेट ने किसका नाम बुक प्रपोज किया? दादा भाई नौरोजी का। फाइनली ही वॉज इलेक्टेड एंड एज अ कंसेशन टू द रिवॉल्यूशनरीज, बाद में उनको बनाया गया और रिवॉल्यूशनरी से कंसेशन करने के लिए करा गया। द गोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज डिफाइंड एज स्वराज, ये 1906 की बात कर रहे हैं कि, और इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज डिफाइंड एज स्वराज को डिफाइंड किया, और सेल्फ गवर्नमेंट लाइक द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द कॉलोनीज, आल्सो सपोर्टिंग द रिजोल्यूशन ऑफ स्वदेशी बाइकॉट एंड नेशनल एजुकेशन। ठीक है, स्वदेशी बाइकॉट और नेशनल एजुकेशन को भी इन्होंने एक्सेप्ट किया। द वर्ड स्वराज वाज मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, बट देखिए स्वराज फर्स्ट टाइम कब मेंशन किया गया? 1906 के कौन से सेशन में दोस्तों? 1906 के कैलकाटा सेशन में, दादा भाई नौरोजी द्वारा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना? देखिए अगला क्या है हमारा, नेशनल एजुकेशन। स्वराज और नेशनल एजुकेशन दोनों की बात की गई थी। स्वराज was mentioned for the first time, but its connotation was not spelled out, which field open for differing interpretation of the moderate and the extremities। तो ये जो स्वराज का था, इसको मॉडरेट्स ने अपने हिसाब से डिफाइन किया और एक्सट्रीमिटीज़ ने अपने हिसाब से इसको डिफाइन करना स्टार्ट कर दिए। द एक्सट्रीमिटीज़ वांटेड द 1907 सेशन टू बी हेल्ड इन नागपुर। देखिए सॉरी, मैं गलती बाय मिस्टेकली मैंने पूना बोल दिया, नागपुर में जो होने वाली थी सेंट्रल प्रोविंसेस, वो भी था नागपुर। वहाँ पे एक्सट्रीमिटी चाहते थे वहाँ पे हो विथ तिलक और राजपत राय एज द प्रेसिडेंट, और जो तिलक या लाला लाजपत राय प्रेसिडेंट हो। क्यों? क्योंकि 1905 में आपने जो है गोपाल कृष्ण गोखले को बना दिया मॉडरेट लीडर को, 1906 में अगेन आपने दादाजी नौरोजी ने मॉडरेट लीडर्स को बना दिया। तो एक्सट्रीमिटीज ये चाहते थे कि अब 1907 में जो नागपुर में हो रहा है उसमें एक्सट्रीमिटीज लीडर को बनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। And it is an reiteration of the स्वदेशी मूवमेंट, बाइकॉट एंड नेशनल एजुकेशन रिजोल्यूशन। ठीक है, तो चाहते थे कि एक्टिविटीज चाहते थे कि तिलक या लाला लाजपत राय प्रेसिडेंट बने और स्वदेशी बाइकॉट और नेशनल एजुकेशन से जारी रिजोल्यूशन है फिर से लाया जाए। मॉडरेट्स वांटेड राज बिहारी घोष एज द प्रेसिडेंट एंड साउथ टू ड्रॉप द रिजोल्यूशन ऑन स्वदेशी बाइकॉट एंड नेशनल एजुकेशन। मॉडरेट ये चाहते थे कि राज बिहारी घोष को प्रेसिडेंट बनाया जाए और ये जो रिजोल्यूशन है स्वदेशी और बाइकॉट और नेशनल एजुकेशन का जो रिजोल्यूशन है इसको ड्रॉप किया जाए। बोथ साइड एडॉप्टेड रिजिड पोजीशन लिविंग नो रूम फॉर कॉम्प्रोमाइज, कोई भी रूम छोड़ने का तैयार नहीं था, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं था। इस पर एकदम दोनों आके अड़ गए थे कि दोनों अपने अपने डिमांड पर कांस्टेंट हो गए थे। तिलक द मेन एक्सट्रीमिटीज लीडर, जो मेन एक्सट्रीमिटीज तिलक लीडर थे, वाज सेंट टू मैंडले बर्मा जेल फॉर 6 years। अरविंदो घोष एंड बीसी पाल रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स, लाला लाजपत राय लेफ्ट फॉर अब्रॉड। देखिए हुआ क्या, उसका रिजल्टेड में दोनों बहुत रिजिड हो गए। सुनते हैं ऐसे कि बहुत जूता चप्पल भी चल गया, बहुत बवाल हुआ था। बाद में पुलिस ने हस्तक्षेप किया और एक्सट्रीमिटीज लीडर लाला लाजपत राय को उठाकर बर्मा के मैंडले जेल में 6 साल तक बंद रखा था। बीसी पाल और अरविंदो घोष ने एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया, लाला लाजपत राय अब्रॉड चले गए। ठीक है, अ सर्वे ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, सर्वे थोड़ा इनका देखते हैं। फर्स्ट रिवॉल्यूशनरी ग्रुप आर ऑर्गेनाइज, कुछ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ भी 90s के टाइम पे हुई थी, थोड़ा उसको भी समझ लेते हैं। 1902 में कहाँ हुआ था? मिदनापुर में हुआ था, अंडर जनेंद्र नाथ बसु के अंडर में 1902 में मिदनापुर में एक रिवॉल्यूशनरी एक रिवॉल्यूशनरी घटनाएं हुई थी। एंड इन कलकत्ता में अनुशीलन समिति बनी थी। अनुशीलन समिति कौन बना था? प्रमोद मित्रा। देखिए ये सारी समिति आपको रटी होनी चाहिए। हु वाज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ अनुशीलन समिति? वाज द प्रमोद मित्रा एंड इंक्लूडिंग जतेंद्र नाथ बनर्जी, बरिंदर कुमार घोष एंड अदर्स। देखिए अनुशीलन समिति किसने मिलकर बनाया था? प्रमोद मित्तर, जनेंद्र बनर्जी, बरिंदर कुमार घोष, इन लोगों ने मिलकर बनाया था। अनुशीलन और युगांतर, ये वीकली जो मैगजीन थी ये किसने स्टार्ट किया था? अनुशीलन ने। ठीक है, अनुशीलन समिति द्वारा युगांतर वीकली स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ये सारी चीज़ जो बता रहा हूँ आपको, ये कौन सी मैगजीन है, सेशन है, प्रिसाइडिंग है, ये सारी चीज़ें आप मगअप कर लीजिएगा। यूपी पीसीएस का जो एग्जाम होने वाला है दोस्तों, आपको बहुत काम आएगा। क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन आपके यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा। कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट पे भी ध्यान चल रहे हैं। बाकी आप लोगों के लिए एक फैक्ट्स का सेशन लेकर आएंगे। आगे देखते हैं। राज बिहारी बोस एंड सचिन सान्याल हैड ऑर्गेनाइज अ सीक्रेट सोसाइटी। सीक्रेट सोसाइटी किसने बनाया था? राज बिहारी बोस और सचिन सान्याल ने मिलकर। कवरिंग फॉर फ्लंग एरिया, कौन कौन से एरिया कवर किए थे इसमें? सीक्रेट सोसाइटी में पंजाब, दिल्ली,
United Province, while some others like हेमचंद्र कानूंगो वेंट अब्रॉड फॉर मिलिट्री एंड पॉलिटिकल ट्रेनिंग। और इसमें हेमचंद्र कानूंगो जैसे लोग भी थे जो अब्रॉड से मिलिट्री की ट्रेनिंग भी लेकर आए हुए थे, मिलिट्री और पॉलिट्री की। इन 1908 प्रफुल्ल चक्की एंड खुदीराम बोस, 1908 में क्या होता, प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस थे थ्री अ बॉम्ब एट अ कैरेज सपोज टू बी कैरिंग अ पर्टिकुलरली सैडिस्टिक वाइट जज किंग्सफोर्ड इन मुजफ्फरनगर, टू लेडीज इंस्टेड ऑफ। तो जो मुजफ्फरनगर में जो जज थे किंग्सफोर्ड, उनके ऊपर प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस ने बम फेंक दिया। 1908 में 2 औरतें मर गई थी लेकिन वो बच गया था। प्रफुल्ल चक्की शॉट हिमसेल्फ, उसका रिजल्ट क्या हुआ, प्रफुल्ल चक्की ने खुद को गोली मार ली, वाइल खुदीराम बोस वाज ट्राइड एंड हैंग। देखिए प्रफुल्ल चक्की खुद को गोली मार ली, इसलिए नहीं गोली मार ली कि डर के गोली मार ली, खुद को गोली इसलिए मार ली क्योंकि अंग्रेजों के हाथ ये मरना नहीं चाहते थे। और खुदीराम बोस को पकड़ लिया गया और पकड़ के उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। तो दोनों हमारे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविस्ट्स थे और बहुत ही इसको कह सकते हैं कि हम बहुत ही शक्तिशाली और पक्के देशभक्त हैं ये लोग। रास बिहारी बोस, देखिए हमारा ये मानना है कि जो नेशनल फ्रीडम्स के टाइम पे जो चीज़ हुआ, जिसकी विचारधारा थी, विचारधारा चाहे जिसकी अलग अलग चाहे विचारधारा सबकी अलग अलग हो या रही होंगी, लेकिन मकसद सबका एक था, टू लिबरेट इंडिया, ठीक है। डेड वाइल खुदीराम, रास बिहारी बोस एंड सचिन सान्याल स्टेज्ड अ स्पेक्टेकुलर बॉम्ब अटैक ऑन वाइस। देखिए सचिन सान्याल और रास बिहारी बोस ने वायसराय जो हार्डिंगे था उसके ऊपर बम फेंका था जब वो ऑफिशियल एंट्री ले रहा था दिल्ली में। और कहाँ पे, दिल्ली में कहाँ पे, चांदनी चौक के पास, दिसंबर 1912 में। महाराष्ट्र, आइए देखते हैं महाराष्ट्र में भी क्या क्या हुआ। महाराष्ट्र, रामोसी पीजेंट फोर्स बाई वासुदेव बलवंत फाड़के। वासुदेव बलवंत फाड़के ने, अरे देखिए रामोसी पीजेंट रिवोल्ट किसने लीड किया था, बलवंत फाड़के ने 1879 में, बाई वासुदेव बलवंत फाड़के, याद रखिएगा। ड्यूरिंग 1890s तिलक प्रोपोगेट स्पिरिट ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, यूज ऑफ वायलेंस थ्रू गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल एंड इज जनरल केसरी एंड महत्ता। महाराष्ट्र में तिलक केसरी और महत्ता जनरल्स निकालते थे जिसमें लोगों को इंस्पायर्ड करते थे, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी के लिए इंस्पायर्ड करते थे और मिलिटेंट नेशनलिज्म को प्रोपोगेट करने के लिए शिवाजी गणपति का फेस्टिवल चलाया और लोगों में जोश भरते थे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के लिए। इनके 2 डिसाइपल थे, चापेकर ब्रदर्स थे, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, 2 ब्रदर्स थे। दोनों ने क्या किया, उसमें प्लेग फैला हुआ था, प्लेग कमिश्नर थे रैंड, प्लेग कमिश्नर को, और एक लेफ्टिनेंट थे अरेस्ट। प्लेग कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट अरेस्ट की इन दोनों ने हत्या कर दी थी, ठीक है। और फिर क्या हुआ, सावरकर एंड हिज ब्रदर, मित्र मेला किसने, वीडी सावरकर ने, उनका पूरा नाम है वीडी सावरकर। मित्र मेला किसने बनाई थी, विद्रे सावरकर ने। अ सीक्रेट सोसाइटी इन 1899 विच इमर्ज्ड विद अभिनव भारत, ठीक है। देखिए अभिनव भारत भी वीर सावरकर का एक सीक्रेट सोसाइटी जो बनी हुई थी 1899 में, वो अभिनव भारत में मर्ज हो गई थी, ठीक है। आफ्टर माजनी यंग इटली, देखिए इटली में जो माजनीस था और उसके जो काम करने के तरीके थे, इंडिया में भी जैसे हमारे लाला लाजपत राय जैसे लीडर्स वो काफ़ी उससे इंस्पायर्ड हुए। जो एक्सट्रीमिटीज़ लीडर थे बहुत सारे लोग एक्सपायर्ड हुए बोल रहे हैं, इंस्पायर्ड हुए लोग उनसे। तो आफ्टर माजनी यंग इटली, मार्टिन ने जो अपनी किताबें लिखी थी यंग इटली में, तो उससे प्रभावित होकर ये जो सीक्रेट सोसाइटी बनी थी अभिनव भारत में मर्ज हो गई, ठीक है। अभिनव भारत किसने, सावरकर ने। मित्र मेला भी सावरकर ने, ठीक है। सीक्रेट सोसाइटी पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि सीक्रेट सोसाइटी किसने बनाया था। पंजाब में क्या था, लाला लाजपत राय थे, उन्होंने क्या एक जर्नल निकालते थे पंजाबी, मोटो ऑफ सेल्फ, ठीक है, मोटो ऑफ सेल्फ हेल्प एट एनी कॉस्ट। एक पंजाबी जर्नल निकाले, उसमें क्या मोटो था उसमें कि मोटो ऑफ सेल्फ हेल्प एट एनी कॉस्ट। देखिए अजीत सिंह ऑर्गेनाइज द एक्सट्रीमिटीज अंजुमनी मोहिब्सनी वतन इन लाहौर विथ इट्स जनरल भारत माता। देखिए अजीत सिंह तो जो भगत सिंह के चाचा जी थे, ये एक कौन से ऑर्गेनाइजेशन चलाते थे, अंजुमनी मोहिब्सनी वतन। अंजुमनी मोहिब्सनी वतन किसके मेंबर्स, फाउंडिंग मेंबर कौन थे, अजीत सिंह जी थे। भारत माता जनरल कौन लिखा था, अजीत सिंह ने। भारत माता जनरल कौन लिखा था, अजीत सिंह ने। तो एकदम याद रखिएगा इसको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे थोड़े फैक्ट्स भी यहाँ पे मैं लिखता चला हूँ जो मुझे अच्छे फैक्ट्स लगे मैंने। देखिए श्याम जी कृष्ण वर्मन हैज़ स्टार्टेड इन लंदन इन 1905 एंड देखिए इंडियन होम रूल सोसाइटी
ठीक है। इंडियन होम रूल सोसाइटी लंदन में 1905 में किसने बनाया था? श्याम जी कृष्ण वर्मन बनाया था। पिछले साल बिहार पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। हु वाज फाउंडेड इंडियन होम रूल सोसाइटी इन लंदन? श्याम जी कृष्ण वर्मन। ठीक है। एक इंडिया हाउस भी चलाते थे, सेंटर फॉर इंडियन स्टूडेंट के लिए एक इंडिया हाउस भी लंदन में चलाते थे। एक जर्नल उन्होंने स्टार्ट की थी, सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है। तीन फैक्ट मिला। इंडिया हाउस फॉर इंडियन स्टूडेंट किस ये कौन चला रहा था? श्याम जी कृष्ण वर्मन। सोशियोलॉजिस्ट जर्नल किसने लिखा था? श्याम जी कृष्ण वर्मन। इंडियन होम रूल सोसाइटी किसने लिखा था? श्याम जी कृष्ण वर्मा। मदनलाल धिंगरा असैसिनेटेड कर्जन विली इन 1907। मदनलाल धिंगरा ने किसको असैसिनेट किया था? कर्जन विली को। तो कर्जन विली का असैसिनेशन किसने किया था? मदनलाल धिंगरा ने किया था। देखिए मैडम भिकाजी कामा कौन सा जर्नल निकाली थी? वंदे मातरम। ठीक है। वंदे मातरम और भारत माता में कंफ्यूज मत हो जाएगा। वंदे मातरम में मैडम भिकाजी कामा और भारत माता में अजीत सिंह जी। तो मैडम भिकाजी कामा ऑर्गेनाइज फ्रॉम पेरिस, ये पेरिस फ्रांस से अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाती थी और ये जर्नल भी लिखी थी वंदे मातरम। ठीक है। और अपने सबसे पहले झंडा किसने फहराया था? इन्होंने ही फहराया था। ठीक है, मैडम भिकाजी कामा ने। तो दोस्तों ये पार्ट 1 है मेरा। अभी वीडियो ज़्यादा लेक्चर लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को दिक्कत होने लगी, आप सब बोर होने लग जाएंगे। तो अगला लेक्चर मैं लेके आऊँगा फिर कल, फिर अगला लेक्चर फिर कल आपका इवनिंग तक या कल तक आप लोग का आ जाएगा फिर से, और ये कंटिन्यू चलेगा। अब हम 1947 तक इस क्लासेस को ख़त्म करेंगे, अच्छे से ख़त्म करेंगे। सिर्फ हम इसको समझते भी रहेंगे, बस जैसा आपको बता चुका हूँ। फैक्ट्री भी क्लासेस आएंगी, पोस्ट इंडिपेंडेंस की भी क्लासेस चलेंगी, उधर पॉलिटिका चल रहा है, पॉलिटिका भी नेक्स्ट लेक्चर कल परसों तक आ जाएगा और चीज़ें चलती रहेंगी। देखिए दोस्तों लॉकडाउन की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, चीज़ें टाइम पे नहीं हो पा रही हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर पा रहे हैं, जो भी जिस तरीके से हो पा रहा है, रुके ना, चीज़ें चलती रहें। और दोस्तों मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि एक सिर्फ एनसीईआरटी जो है, एक एनसीईआरटी का हम प्लेलिस्ट लेकर आ रहे हैं, जैसे कि एनसीईआरटी हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, और सारी चीज़ों का जो भी एनसीईआरटीज़ है, बेसिक से लेके क्लास 6 टू लेके 12 तक, 6 टू लेके 12 तक हम एनसीईआरटी की सीरीज़ लेके आने वाले हैं। उसमें आपको एनसीईआरटी पढ़ाई जाएंगी, एनसीईआरटी की बुक से आपको एनसीईआरटीज़ पढ़ाई जाएंगी, प्रॉपरली वे में पूरी एनसीईआरटी पढ़ाई जाएंगी। बहुत सारे बच्चों को एनसीईआरटी समझने में दिक्कत होती है, इसलिए वजह से हम एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट लेकर आ रहे हैं। अगर आपको ये एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट, अगर आप ये जो हमारा इनिशिएटिव अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा, और आपका जो भी सजेशन होगा उसको भी बताइएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो इसको प्लीज़ डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, हमें इंस्पिरेशन मिलेगा और नए नए इनिशिएटिव आपको लेके आने के लिए। एनसीईआरटी का इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों का भी डिमांड आया कि उनको एनसीईआरटीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, एनसीईआरटी पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, तो किस तरीके से पढ़ा जाए, क्या पॉइंट पढ़ा जाए, क्या छोड़ा जाए, नोट्स कैसे बनाया जाए। तो इसलिए एनसीईआरटी की पूरी प्लेलिस्ट हर सब्जेक्ट की लेकर आने वाले हैं। 6 to 12 एनसीईआरटी आप लोगों की पढ़ाई जाएगी। आप चाहें तो वहाँ से भी नोट्स बना सकते हैं, या फिर एनसीईआरटी की बुक खरीद कर रख कर हमारे वीडियो लेक्चर के साथ साथ आप एनसीईआरटी पढ़ते चल सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, और आज के ठीक है फिर, जय हिंद।